नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड को पढ़ रहे थे। गद्य खंड के अंतर्गत हमने 3 पाठ पढ़ लिए थे। आज चौथे पाठ की ओर हम अग्रसर होने जा रहे हैं, जिसके लेखक है जाबिर हुसैन। यह है जाबिर हुसैन, देख लिया होगा आपने। इनका अपन जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या रहा है। उसके पश्चात हम हमारे मूल पाठ की ओर अग्रसर होंगे। बच्चों, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी, कुछ परिस्थितियां खराब थी, जिसकी वजह से अब हम निरंतर वापिस शुरू कर रहे हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जाबिर हुसैन, इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। यानी जाबिर हुसैन जी का जन्म है वो 1945 में हुआ है, यानी भारत की आज़ादी से 2 वर्ष पहले बिहार में हुआ है। नालंदा जिला था और उनका गांव का नाम था नौनही राजगिरी। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं, यानी वह अंग्रेजी के भी प्राध्यापक रहे हैं, वह साहित्य के भी प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि विधानसभा से सदस्य निर्वाचित कौन से कवि हुए हैं, या मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 4 कवियों के नाम दे देंगे, आपको ध्यान रखना है। 1977 में बिहार ध्यान रखना, ध्यान आ जाएगा। विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे कौन? जाबिर हुसैन, और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी ये रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि बिहार विधान परिषद के सभापति किनको बनाया गया था? तो जाबिर हुसैन को। कब? 1995 में। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और विधान परिषद के सभापति भी आप रहे हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे, यानी वह हिंदी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे और अंग्रेजी में भी लिखते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। इनकी रचनाओं से प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा रचनाओं से तो बहुत ही कम चांस है, पर ये एक तो विधान परिषद और विधानसभा से चांस है और पाठ से चांस बनते हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरी चर्चित प्रशंसित हुई है। यानी इनकी एक डायरी है जो बहुत प्रशंसित हुई है, चर्चित हुई है, जो लिखी गई थी। संघर्षरत आम आदमी, है ना, जो आम आदमी होता है, मध्यम वर्गीय आदमी होता है, वो किस प्रकार से संघर्ष करता है, उसके ऊपर उन्होंने डायरी लिखी थी। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब हमारे पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमारा पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। बिल्कुल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण, है ना। किसकी याद में, किसकी मृत्यु के बाद लिखा था? डॉक्टर सालिम अली, पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे। और सालिम अली की मृत्यु के बाद तुरंत डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण 1987। बिल्कुल ये लाइन आपको रट डालनी है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनेगा। और डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण, ये पंक्ति तो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप व्यक्त किया। यानी सालिम अली जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उनसे उत्पन्न उनको जो दुख हुआ था, जो पीड़ा हुई थी, उनको उन्होंने टाइटल दे डाला, शीर्षक दे डाला, सावले सपनों की याद। तो हमारे यहाँ पाठ का नाम है सावले सपनों की याद, जो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। चलो, ये तो पाठ परिचय था। हम हमारे मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। सावले सपनों की याद, ये पाठ पक्षी को इंगित करते हुए लिखा गया है। ये है हमारा पक्षी, डाल पे बैठे हुए हैं, देखो। चलिए शुरुआत करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार
सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरह अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने यानी सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, इसलिए इनको पक्षी से संबोधित करते हुए कहा गया है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी अंतिम समय में सालिम अली ने जो जिंदगी जी है, इसके बारे में यहाँ कवि लिख रहे हैं। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यानी अब अंतिम समय उनका आ गया है, उस समय वो उस तरह से प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जैसे वन और पक्षी है ना की तरह वो भी एक प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, मौत की गोद में समाने जा रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर कवि है वह सालिम अली के बारे में कह रहा है कि कोई भी उनके जीवन को अब नहीं बचा सकता है, अब उनके सपनों को कोई वापिस नहीं जी सकता है। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ये पंक्ति रट डालना, किसने कहा था? वर्षों पूर्व सालिम अली ने ही कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। पूछ सकते हैं पंक्ति पूछकर कि प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो अधिकतर हमको ध्यान में एक ही आएगा कि ये जाबिर हुसैन का पाठ है, तो उन्होंने कहा होगा। नहीं, जाबिर हुसैन ने यह पाठ किसकी याद में लिखा है? सालिम अली जी की याद में लिखा है, इसलिए सालिम अली ने ही यह कहा था। ठीक उसी तरह ये कवि याद कर रहे हैं अभी। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ कवि क्या कह रहा है? यहाँ पे सालिम अली जी कहे कि उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक मतलब नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढलाना, मिथक होता है सालिम अली, है ना। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। यहाँ कवि कह रहा कि ये सब पता नहीं है कृष्ण जी ने ये सब लीलाएं कब की थी, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यानी कवि कह रहे हैं कि सारी घटनाएं कब हुई वो पता नहीं है, कब कृष्ण जी ने सारी लीलाएं की थी, यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। आज भी हम जब वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें याद दिला देती है कि कृष्ण जी का जन्म यहाँ हुआ, ये नदी यमुना नदी है, यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, है ना, बच्चों के साथ क्रीड़ाएं किया करते थे, गोपियों के वस्त्र छिना करते थे, दही की हांडी से माखन चुराया करते थे। सारा घटनाक्रम हमें याद आ जाता है। ये कब हुआ ये हमें कोई भी पता नहीं है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी ऐसा लगता है जब सब लोग पानी भरने जाते हैं उस भीड़ में, आज भी ऐसा लगता है कि कृष्ण जी आ जाएंगे बंसी बजाते हुए, और ऐसा सोचकर सबके कदम रुक जाते हैं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या?
यानी कवि यहाँ कृष्ण जी के माध्यम से कह रहे हैं कि कृष्ण जी की आज वो सारी क्रीड़ाएं हमें आज भी याद आती है। वृंदावन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण की क्रीड़ाओं को याद नहीं किया जाता होगा। या उसी के माध्यम से कवि कहना जा रहे हैं सालिम अली को कि सालिम अली की ऐसी यादें हैं जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। मित्रकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। सालिम अली कैसे हैं? बिल्कुल कमज़ोर। उम्र को शती तक पहुंचने यानी 100 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत के कारण बनी हो। यानी कवि ऐसे मान रहे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जो है वो उनके मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। यानी सालिम अली जो थे वो हमेशा नए नए पक्षियों की तलाश करते रहते थे और उनकी हिफाजत करते रहते थे। तो कवि यहाँ कह रहा है कि वो इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, यानी बीमार थे, कमज़ोर हो गए थे, फिर भी उनकी आंखों में आज भी वो चमक छाई हुई थी, वो रोशनी छाई हुई थी कि वो हर हमेशा पक्षियों की तलाश करते रहते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी सालिम अली की आंखों में, यानी उन्होंने कहा है कि वो पक्षियों की तलाश करते थे, इसलिए उनको कहा है कि उनकी आंखों में दूरबीन लगी हुई थी जो हमेशा पक्षियों को ढूंढा करती थी, जो उनके मौत के बाद ही वो दूरबीन उतरी। उन जैसा बर्ड वाचर आज ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर मतलब बर्ड को पहचानना। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने अंधेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। उनके जीवन साथी का क्या नाम था? सालिम अली की जीवन साथी का नाम तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना क्या थी? उनकी स्कूल के जीवन दिनों में उनकी सहपाठी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। आपको ये ध्यान रखना है, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। प्रश्न पूछा जा सकता है। रेगिस्तानी हवा के झोंकों को बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किससे मिले थे? चौधरी चरण सिंह। उस समय के क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब कैसे थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर भी उनको पता चल जाता था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। जब सालिम अली है वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे तब उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी कि पर्यावरण से क्या क्या खतरे उत्पन्न होंगे। ये सारा दृश्य चित्र उनके सामने उपस्थित कर दिया था और चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू टपक पड़े थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि आज सालिम अली भी नहीं है हमारे बीच और चौधरी साहब भी हमारे बीच में नहीं है। कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कवि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ना, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? पहली वाली बात चौधरी चरण सिंह के लिए कही गई है, दूसरी बात सालिम अली जी के लिए कही गई है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। अगर आप कॉपी में उतार रहे हो तो साथ ही आप उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा थी? सालिम अली की आत्मकथा थी, खुद सालिम अली ने लिखी थी। एक आत्मकथा और जीवनी में आप लोगों को अंतर पता होगा। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे कि अभी किसने लिखी है? ये जाबिर हुसैन ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? सालिम अली के लिए लिखी है। तो ये जीवनी का एक पार्ट हो जाता है।
मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, और फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी यहाँ पे D.H. लॉरेंस के बारे में बातें कही गई है कि वह, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तब उनकी पत्नी को ये कहा गया था कि अपनी पति के बारे में कुछ लिखे, तो उन्होंने यही जवाब कहा था कि मेरे से ज़्यादा ये गोरैया जानती है उनके बारे में, वो बहुत सारी बातें उनके बारे में जानती है। देखो ये सालिम अली है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली, जो पक्षी से बहुत प्यार करते थे, नए नए पक्षियों को ढूंढते रहते थे, उनकी जीवनियों के बारे में जानते रहते थे। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों में जमा अपना पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यानी गोरैया को कहा है उन्होंने कि मेरे पति और मेरे बारे में गोरैया बहुत कुछ जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नीलेकंठ की गोरैया यानी बचपन के सालिम अली के लिए हमेशा ये एक पहेली बन गया था कि बचपन के दिनों में उनके एयरगन से एक नीलेकंठ की गोरैया, है ना, घायल हो गई थी, तो सारी जिंदगी उस पक्षी गोरैया की खोज करते करते उनका निकल गया और उन्होंने नए नए पक्षियों की खोज करते रहे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उनको उसके पश्चात पशु पक्षियों से इतना प्यार हो गया था कि वो एक टापू नहीं रहे थे, सीमित दुनिया में नहीं रहे थे, वो अथाह सागर बन गए थे पशु पक्षियों की जानकारी को जुटाने में। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी यानी यायावारी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहना से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी वो पक्षियों के सुराग में घूमते ही रहते थे, यायावर करते रहते थे, यानी यात्रियों की तरह घूमते रहते थे और घूम घूम कर पक्षियों एक दूरबीन साथ में रखते थे और नए नए पक्षियों की खोज करते रहते थे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? कवि यहाँ पे कह रहा है कि सालिम अली को कि मेरी आंखें आज भी तुम्हें ढूंढ रही है और मेरी आंखें नम अवस्था में ये कह रही है कि क्या सालिम अली तुम आज भी लौटोगे ना? और यहाँ पर उनका ये जीवनी जो उन्होंने लिखी थी वह समाप्त होती है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं हमारे शब्दार्थ। इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द थे जिसका अर्थ हम जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले गढ़ना मतलब बनाना, हुजूम मतलब जन समूह। उसमें एक शब्द आया था कि वृंदावन में जब सारा हुजूम निकलता है तब भी उसके बीच में ऐसा लगता है कि कृष्ण जी उपस्थित हो गए हो। वादी मतलब घाटी, सौंधी मतलब सुगंधित खुशबू जो आती है मिट्टी से उत्पन्न होने वाली वो। पलायन दूसरी जगह चले जाना, भागना, नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक, हरारत, उष्णता या गर्मी। और आबशार मतलब निर्जर, उसमें आया था झरना, आबशार शब्द आए थे मतलब निर्जर। मिथक प्राचीन पूरा कथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नए अर्थ को वहन करता है। शोक मतलब चंचल और क्षति मतलब 100 वर्ष का समय। पाठ में क्लिष्ट शब्द जो थे उनका ये अर्थ था। यह भी जाने हम थोड़ा सा हमारे पाठ में आए सालिम अली जी के बारे में जान लेते हैं। यह एक पक्षी विज्ञानी थे, आपको बताई जल ही चुका है। 12 नवंबर 1896 में इनका जन्म हुआ था। अभी नवंबर के महीने में अपनी वीडियो डाल रहे हैं, 12 नवंबर आएगा, आपको याद आ जाना चाहिए कि सालिम अली का बर्थ है। और मृत्यु 20 जून 1987, मतलब ये बहुत साल जिए हैं, सिर्फ 90 ईयर्स से ऊपर ये जिए हैं। उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक ने इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट
ने प्रकाशित किया है। यानी गौरैया जब उनके एयरगन से घायल होकर गिर जाती है, उसके बाद वह पक्षियों की खोज में लग जाते हैं। ये गौरैया उनके जीवन को पूरा बदल देती है। एक हमारे पाठ में नाम आया था D.H. लॉरेंस। ये कौन है जान लेते हैं हम। 1885 से 1930 इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध ये उपन्यासकार हैं और कविताएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं इनके लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। यह पाठ हमारा प्रकृति से संबंधित है, इसलिए D.H. लॉरेंस को यहाँ पर याद किया गया था, क्योंकि ये भी एक प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति ने D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था। प्रकृति और लॉरेंस के बीच में गहरा प्रेम था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसके जड़ें हवा में फैली हुई है। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था। पाठ में 2 नाम आए थे। एक तो आप जानते हैं ये पूरा पाठ सालिम अली से संबंधित है, और दूसरा बीच में हमारा एक आया था D.H. लॉरेंस के बारे में, वो भी एक उपन्यासकार है, हमने जान लिया। और तीसरा इसमें बात बताई गई थी कृष्ण से संबंधित, जो हमने जान ली। पाठ मुख्यतः सालिम अली जी के इर्द गिर्द घूमता है कि सालिम अली जी किस प्रकार पक्षियों की खोज करते थे और किस प्रकार उसमें बस गए थे। क्योंकि सालिम अली ने गौरैया को जैसे ही मार गिराया था, उसके बाद से वह पक्षियों की खोज में इधर उधर भटकने लगे और आया या वारी जीवन बिताने लगे। उनका आपको याद रखना है, रचना याद रखनी है। विधान परिषद के वो सभापति बने थे, याद रखना है। विधान सभा में वो सदस्य बने थे, आपको याद रखना है। और उसके पश्चात आपको याद रखना है उनके कही गई बातों को। और कवि ने यहाँ कौन कौन से उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है, तो कृष्ण जी का उदाहरण दिया है और 2 अन्य उदाहरण दिए हैं, उसको भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर ये पहले में कृष्ण जी का वर्णन है, ठीक है। उसके पश्चात आपने ये दूसरे पैराग्राफ में देखा होगा तो सालिम अली जी के आत्मकथा का वर्णन है। उसके पश्चात आपने तीसरे पैराग्राफ में देखा कि एक उपन्यासकार का वर्णन है। और यहाँ पर ये पाठ लॉरेंस का है ना, यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आपको कोई भी समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।